नमस्ते एवरीवन, थैंक यू आपने मुझे इस शो पे बुलाया हकीकत। और अरविंद जी, आपने मेंस राइट्स टॉपिक चुना बात करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को छूना नहीं, जितने भी लॉज़ बनते हैं वो सारे पुरुषों के खिलाफ बनते हैं। और इस इसके वजह से अगर समझो कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है इमोशनली अपनी बीवी से या फिर कोई भी महिला से, तो जनरली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो जाके कहीं कंप्लेंट कर सके। डोमेस्टिक लॉ फेस कर रहा हो, डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर रहा होगा, या फिर इवन मैं तो कहूँ कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है या रेप की बात है, ये सारे जो लॉज हैं ये इतने, मतलब ये कभी सोचे ही नहीं है कि पुरुषों के ऊपर भी ये अत्याचार है। हमारे पास लड़के आते हैं कि एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है, जहाँ जाता हूँ मेरे पीछे पड़ती है, लेकिन उसके लिए तो कोई लॉ नहीं है कि हम पुरुषों को बचा पाए। अगर डिस्प्यूट हो गया तो बच्चे सीधा जो उनकी कस्टडी है वो माँ के पास दी जाती है, और जो पिता है उनको बच्चे को देखने तक नहीं मिलता। बच्चों को इतना पॉइज़न किया जाता है अपने पिता के खिलाफ कि बच्चा पिता से मिलना ही नहीं चाहता। आदमियों के लिए एक्सेस तक का नहीं सोचते हैं। कस्टडी के लिए फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है, और कस्टडी जब अगर मिल भी जाता है, एक्सेस मिल भी जाता है, तो जो बीवी है वो उसको पालन नहीं करती है, और उसके ऊपर कोई उसको पनिशमेंट नहीं होता। तो ये जो सिस्टम है पूरी तरह से पुरुषों के खिलाफ ही बनाया हुआ है, और उसमें जो पिसता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो बच्चे का है, क्योंकि बच्चे को माँ और पिता दोनों के ही प्यार की और केयर की जरूरत है। तो लड़की कोई शादी का प्रस्ताव आया हो, तो लड़कों को सबसे पहले ये सोचना है, उनका बैकग्राउंड चेक, जो घर वाले बूढ़े बड़े बूढ़े कहते थे कि घर लड़की का परिवार कैसा है देख लो। तो मैं तो कहूंगा इसमें सबसे पहले देखो अगर कोई उनका हिस्ट्री कैसा है, क्योंकि सुसाइड का जो हम सुसाइड हेल्पलाइन चलाते हैं, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है पुरुषों को कि भाई मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है अभी जिंदगी, और मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गया, कभी मेरी जिंदगी में हमारे खानदान में कोई पुलिस नहीं गया था और मुझे जाना पड़ रहा है एंड ऑल, मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी। ये सब नहीं सोचना है, सोल्यूशन निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने सोल्यूशन निकाल भी लिया है उसका, मतलब फाइट करके विन करके आते हैं। तो फिर उस अगर आ भी गया तो चिंता नहीं करनी। तो झूठे केस करने वालों को सजा दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लॉज हैं बने हुए हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि समानता लाना है, तो समानता जब हम औरत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हम कानून लाएंगे उस हिसाब से समानता आएगी। तो सेम थिंग पुरुषों के लिए भी कीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, इसको हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। रेप लॉज, मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग लॉज, जो 354 बी का पैकेज है, वो सारे जेंडर न्यूट्रल बनाने चाहिए। और बाकी जो कस्टडी वगैरह जो इश्यूज आते हैं वो उसमें 50% कस्टडी इमीडिएटली डिक्लेयर होना चाहिए कि सेपरेशन अगर हो गई पति पत्नी की, तो बच्चे इसमें ना पिसे, इसके लिए उनका उनके पास दोनों का प्यार जाए, उनका दोनों का एक्सेस मिले, इस हिसाब से उनको 50% कस्टडी पहले ही डिक्लेयर हो जाए, बाद में बाकी सारी चीजें डिवोर्स। हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अरविंद। आज का टॉपिक है मेंस राइट्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अमित देशपांडे जी। इनका परिचय, अमित जी मेंस राइट एक्टिविस्ट हैं और वास्तु एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा अमित जी बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हैं और एमएनसी में रीजनल मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत है। आज मैं अमित जी से मेंस राइट से जुड़े मुद्दों पे सवाल करने वाला हूं। अमित जी, आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम हकीकत में। मेरा पहला सवाल आपसे है, भारत में पुरुषों को किन कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नमस्ते एवरीवन, थैंक यू आपने मुझे इस शो पे बुलाया हकीकत। और अरविंद जी, आपने मेंस राइट्स टॉपिक चुना बात करने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ज़्यादातर लोग इस टॉपिक को छूना नहीं चाहते, और आप इस पर चर्चा का विषय आपने बनाया है इसको, तो ये बहुत ही अच्छी बात मेरे हिसाब से है। और ये लोगों को हेल्प भी करेगी कि लोगों तक ये बात हम पहुंचा पाएं कि क्या है पुरुषों के इश्यूज, मेंस राइट्स का रीजन, जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो पुरुषों की समस्या आपने पूछा है कि पुरुषों को क्या समस्याएं आती हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ये इस तरह से हम क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं। बट इवेंचुअली जब हम देखते हैं कि कौन समाज चला रहा है, या फिर समाज में ऐसा कौन तबका है जो ज्यादा मजबूत है, तो हमेशा पुरुषों का नाम लिया जाता है कि हाँ हमेशा पुरुष ही चलाते आए हैं, और पुरुषों ने ही सारे नियम बनाए हैं, और पुरुषों ने सारे नियम अपने तरफ अच्छे नियम अपने लिए रख लिए हैं, दूसरों को सबको हमेशा प्रताड़ना की है। लाइक महिलाएं खास करके हमेशा वो घर की 4 दीवारों के अंदर कैद रही हैं। अब पुरुषों ने उनको ऊपर अत्याचार किए हुए हैं, उनको कोई आज़ादी नहीं दी थी, और ऐसे सारे हम सुनने में आते हैं, है ना।
तो अब अगर हम समाज का जो एक नजरिया भी देख लें, तो हमेशा ऐसा होता है, आई मीन सिर्फ मानव समाज में नहीं, कहीं और अगर आप प्रजाति भी देखें तो उसमें जो ताकतवर है वो हमेशा ऊपर रहता है, और बाकी जो उससे नीचे रहेगा उसको सबड्यू करता है। और ये अगर मानव जाति पे भी ये अगर इम्प्लाई होता है तो फिर भी किस हद तक और किस तरह से, ये भी हमें सोचना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो रहते हैं, जो समाज का स्टडी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम एक नजरिए से देखें तो सारा पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड पुरुषों के पास है, और महिलाएं और बच्चे उनके कहने पे, उनके हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक और नजरिया ऐसा भी आता है कि पुरुष इस पावर का करते क्या है। पुरुष को समझो हमने एक नियम बनाने का पावर दे भी दिया, तो वो उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। क्या वो ऐसे करते हैं कि सारे पुरुषों के लिए सबसे पहले एडवांटेजेस बना दो और बाकी लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस बना दो, तो वो एडवांटेज बनने के बाद में पुरुषों के बीच में क्या होता है। सो एक्चुअली इस तरह से होता नहीं है। पुरुष अगर कुछ नियम बनाते हैं तो वो इसलिए कि ठीक है, वो अपने आसपास के जो उनके करीबी हैं उनको सर्व कर सके। जैसे अगर हम समाज का एक हायरार्की देखें तो सबसे ज्यादा जो सुरक्षित और सुरक्षा जिनको दिलाई जाती है कि सारे लोग मिलके जिनकी सुरक्षा करें, वो कौन होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे होते हैं, बच्चों को सारे जाके सुरक्षा करें, उनकी उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं हमेशा। फिर अगर हम सिर्फ पुरुष और महिलाओं के बीच में अगर देखा जाए तो फिर हमेशा पुरुष तो यही करता है कि अगर उसके घर पे जितने महिलाएं हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। बात ये होती है कि अगर समझो किसी पुरुष ने मतलब कमतरता दिखा दी या फिर वो नाकाम रहा अपने घर के महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर उसका जो पुरुषत्व है या फिर उसकी जो गणना है कि उसके अंदर जो मर्दानगी है, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि कम पुरुष है या ये कम मर्द है, क्योंकि अरे ये अपने घर वालों को नहीं बचा पाया तो ये कैसा मर्द है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर एक नजरिया जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मैंने बताया कि सबसे पहले जो बचाए जाते हैं पुरुष और महिलाओं के बीच में, वो महिलाएं होती हैं। और वो ऐसी महिलाएं जो अल्फा महिलाएं कहलाती हैं, मतलब जिनके पास पैसा है, पावर है। वो महिलाएं, मतलब अगर जिन पुरुषों के पास पैसा पावर होगा, उनके जो इर्द गिर्द और उनसे जो सटे हुए जो महिलाएं रहती हैं उनके लाइफ में, वो सबसे पहले बचाई जाती हैं। अभी समझो किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, शत्रु का आक्रमण हो गया, या कि कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई भी आपत्ति आ गई, तो सबसे पहले महिलाओं को बचाया जाएगा। ठीक है। और उन महिलाओं को जो ताकतवर पुरुषों के पास में, क्योंकि हम जाके चलो राजा महाराजा रहे होंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, राजमहल को सुरक्षित करो। जो भी राज महल में रहने वाले लोग हैं, उनमें से उनको सारे राज परिवार के लोगों को सुरक्षित करो। उसमें भी जो महिला है उनको पहले सुरक्षित किया जाता है। अगर कोई साहूकार होगा, उसके घर पे आपत्ति आ रही है, तो जो सारे नौकर है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और साहूकार नहीं, जो उसकी बीवी रहेगी, बेटियां रहेगी, उनको पहले बचाएंगे। और फिर नंबर आता है साहूकार का। उसके बाद में आता है जो बीटा फीमेल्स होती हैं कि उनके नौकरानियां वगैरह, और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है जो पुरुष, जो बीटा पुरुष हम बोलते हैं, उनका आता है। सो अगर हम इस नजरिए से देखें तो उस हिसाब से तो पुरुष को इतनी समस्या है कि सबसे पहली तो वो उनके ऊपर मतलब प्रोटेक्शन, दे आर द लास्ट वन टू गेट इट। जो एक 2% अल्फा मेल्स रहते हैं उनको प्रोटेक्शन पहले मिल भी जाता है, बट आफ्टर अल्फा फीमेल्स। फिर बाद में अल्फा मेल्स आएंगे, फिर बीटा फीमेल्स आएंगे, फिर बीटा मेल्स आएंगे, जो 98% तबका पुरुषों का होता है, वो आते हैं। अब ये तो समाज के रचना के हिसाब से मैंने कहा। लेकिन अगर हम लॉ के बारे में बात करेंगे, लीगल लॉज, तो उसमें भी जब हम लॉज बनाते हैं, हम ये वाला नजरिया रखते नहीं है। हम ये रखते हैं कि भाई पुरुषों के पास हमेशा पैसे रहे हैं, पावर रहा है, उन्होंने सारे नियम बनाए, अपने लिए बनाए हैं, तो महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं बने हैं और उनके खिलाफ बने। तो जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे पुरुषों के खिलाफ बनते हैं। और इसके वजह से अगर समझो कोई पुरुष प्रताड़ित हो रहा है इमोशनली अपनी बीवी से या फिर कोई भी महिला से, तो जनरली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं कि वो जाके कहीं कंप्लेंट कर सके।
वो डोमेस्टिक लॉ फेस कर रहा हो, डोमेस्टिक अब्यूज फेस कर रहा होगा, या फिर इवन मैं तो कहूँ कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है या रेप की बात है, ये सारे जो लॉज हैं ये इतने मतलब ये कभी सोचे ही नहीं है कि पुरुषों के ऊपर भी ये अत्याचार हो सकते हैं। क्योंकि अगर समझो आप रेप की बात करोगे तो रेप क्या है कि अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया विद कोर्शन, थ्रेट या इंड्यूसमेंट, मतलब अगर आपने पैसे दे दिए, लालच दे दी और झूठ बोल के अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया, या फिर डरा धमका के आपने उनको इंटरकोर्स कर लिया, वो सारा रेप माना जाता है। तो ये सारे चीजें तो पुरुषों के साथ भी होती है। महिलाएं झूठ बोल के भी उनके से शादी करेंगी या फिर उनके साथ संबंध बनाएंगी, बनाती ही हैं। तो इस केस में वो जो पुरुष जो प्रताड़ित हुआ हो उसको कोई हेल्प नहीं। आज कितने सारे हमारे पास लड़के आते हैं कि एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है, जहां जाता हूं मेरे पीछे पड़ती है, लेकिन उसके लिए तो कोई लॉ नहीं है कि हम पुरुषों को बचा पाए। अब मेरा अमित जी आपसे दूसरा सवाल है कि आपने वास्तु एनजीओ आपको स्टार्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए कैसा है कि अराउंड 2005 के आसपास जैसे इंटरनेट ज़्यादा एकत्रित होने लगा, आई मीन लोगों का एक्सेस बढ़ने लगा, तब ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स बने थे कि याहू ग्रुप्स बने कि भाई अगर आपके ऊपर भी 498 है, मेरे ऊपर है, चलो आप क्या कर रहे हो केस में, कैसे लड़ रहे हो, ये बताओ। तो उस हिसाब से ये आंदोलन एक तरह से हम कह सकते हैं तभी से शुरुआत हो गया था। मैंने ज्वाइन किया 2010 में, और तब उसके बाद में मुझे मतलब हम पहले सेव इंडियन फैमिली के ही मतलब साथ में काम करते थे। वही हमारा जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो वाला है। तो हमारा प्रोटेक्ट इंडियन फैमिली फाउंडेशन, इंडियन फैमिली फाउंडेशन, ऐसे अलग-अलग नेम थे, बट कोई रजिस्टर्ड ऐसा एनजीओ नहीं था। तो एक बार अगर एनजीओ रजिस्टर हो जाता है तो फिर उसकी तरफ देखने का नज़रिया लोगों का बदल जाता है। तो 2011 के बाद में हमने प्रयास किया कि हम इसको एक ऑफिशियल वे में बनाएँ, और उसमें मतलब हमारे जो साथी थे, हम सब साथ में एक साथ थे, तभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसको अब रजिस्टर करा ही देते हैं, और हमने बाद में उसका रजिस्टर कराया था 2013 में। सो ये जो आंदोलन वगैरह है, ये मूवमेंट है, एक्टिविज्म पहले से स्टार्ट हुआ था, हम भी जुड़े थे, उसको फॉर्मलाइज किया। ओके, या अमित जी मेरा अगला सवाल आपसे है, पेरेंटल एलिनेशन के बारे में आपका क्या नजरिया है, क्या विचार है? देखिए पेरेंटल एलियनेशन उसको कहते हैं जबकि अगर किसी बच्चे के दोनों मतलब माता पिता के उन उन दोनों में से एक अगर उनके पास नहीं हो, तो जो उसके ऊपर बीतता है उसको कहते हैं पेरेंटल एलियनेशन। और इससे जो बच्चे की मानसिकता है उस पर काफ़ी असर होता है, बच्चे के ग्रोथ पर असर होता है। ये सारे मतलब स्टडीज़ आ चुके हैं। और होता क्या है कि अगर आप डिवोर्स की एक बात करें, जो जिस जिस सिचुएशन में ये बच्चे जनरली इस तरह से पाए जाते हैं, उसमें हमारी इस व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस तरह से है कि पुरुषों के खिलाफ ही एक तरह से वो देखते हैं। तो अगर डिस्प्यूट हो गया तो बच्चे सीधा जो उनकी कस्टडी है वो माँ के पास दी जाती है, और जो पिता है उनको बच्चे को देखने तक नहीं मिलता। कितने ही बार ऐसे होता है कि बच्चा जस्ट वाज़ एन इन्फेंट, 2-3 महीनों का था, और औरत ने छोड़ दिया, और या फिर जस्ट डिलीवरी से पहले वो घर छोड़ के चली गई अपनी माँ के पास, वो बाद में आई ही नहीं, और पति को बच्चे को देखने को भी नहीं दिया है। तो पिता अपने बच्चे को पहचानता तक नहीं है। ऐसा भी सिचुएशन आता है कितने बार। ऐसे तो इसमें होता क्या है कि अगर एक बार मैटर कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूट आ गया, तो एक्सेस मिलना, मतलब अगर दोनों भी पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो बच्चे का एक्सेस के पति पति को जाके, जो पिता रहेगा उसको जाके बच्चे को देखने, मिलने, उसके साथ खेलने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए भी नहीं मिलता। तो उसके लिए भी उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट में ये ऑर्डर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसको एक्सेस मिले। और अभी तो जो प्रणाली है इस तरह से है कि एक्सेस 3-4 साल के लड़ाई के बाद में, कोर्ट में लड़ने के बाद में, क्योंकि आप कुछ एप्लीकेशन करोगे उसको वो लोग अपोज करेंगे, वो बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ये पिता को कुछ 2 हफ्तों में 1 घंटे या 2 घंटे उसको बांद्रा कुर्ला कोर्ट का जो मेरा फैमिली कोर्ट का जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, चिल्ड्रंस कॉम्प्लेक्स, वहां पे उसको एक्सेस करने मिलता है। लेकिन उसमें भी कितने बार इशू आते हैं कि कितने बार ऐसा है कि बच्चों को इतना पॉइजन किया जाता है अपने पिता के खिलाफ कि बच्चा पिता से मिलना ही नहीं चाहता। और जब वो मिलता भी है तो मेरे पास ऐसा एक केस है जहाँ पे
वो आदमी जब उसने देखा कि मेरा बेटा 4 साल के बाद वो पहली बार अपने बेटे को देख रहा है, वो बेटा आने के बाद में उसने उसको अंकल बुलाया, क्योंकि वो बेटा पहचानता ही नहीं है कि सामने जो खड़ा है वो कौन है। 4 साल के बच्चे को वो क्या सिखाएँगे कि तुमको पिता है और पिता जाके उसको जाके मिलना है करके। तो वो फूट-फूट कर रोया है और ये ऐसे कितने ही ऐसे किस्से होते हैं। एक कई बार ऐसे होता है कि चिल्ड्रन्स कॉम्प्लेक्स होता है, वो तो हमने बताया था कि हम रेनोवेट करके दे देंगे क्योंकि हमारे बच्चों के साथ ये बिताने वाला यही हम जगह है। तो फिर कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन वो जगह इतनी मतलब इतना रेनोवेटेड नहीं है, पेंट कहीं गिर रहा है, तो बच्चे भी नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पर और अगर एक लड़का रोने लगा, एक बच्चा रोने लगा तो सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। और जो एक प्राइवेट मोमेंट होगा एक पिता के साथ में उस बच्चे का या अपने बच्चे को पहली बार देख रहा है, बच्चे को मिल रहा है, जो होता है, वो भी नहीं मिलता। तो बेसिकली आदमियों के लिए एक्सेस तक का नहीं सोचते हैं, कस्टडी के लिए फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है और कस्टडी जब अगर मिल भी जाता है, एक्सेस मिल भी जाता है तो जो बीवी है वो उसको पालन नहीं करती है और उसके ऊपर कोई उसको पनिशमेंट नहीं होता। तो ये जो सिस्टम है पूरी तरह से पुरुषों के खिलाफ ही बनाया हुआ है और उसमें जो पिसता है, जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो बच्चे का है, क्योंकि बच्चे को माँ और पिता दोनों के ही प्यार की और केयर की जरूरत है। तो अमित जी, इसकी वजह से हम आपने एक काफी जनरेशन अच्छी तरह से ऐसा पैदा बताया। कर रहे हैं जो अपने पिता से दूर रहे। बच्चे के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जो कि शायद हमारा सिस्टम भी नहीं देख रहा है, क्योंकि वो बच्चा कमजोर है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि जिस तरह से आपने इतनी मुसीबत बताया कि पुरुषों के ऊपर इतनी मुसीबत है, उनको लीगल सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरह इस सिचुएशन में जो अनमैरिड लोग हैं, जो अविवाहित लोग हैं, तो उनको विवाह के पहले क्या क्या करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको देखिए ऐसी अभी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। करेक्ट, देखिए अभी मतलब समय एक्चुअली काफी बदल चुका है एंड होता क्या है कि हम अपनी माँओं को देखते हैं, मतलब जनरली अगर सिस्टर्स वगैरह हों घर पे तो फिर लड़का जो है और घर वाले भी थोड़े अपडेटेड होते हैं। अदरवाइज लोग ऐसे हैं कि जो पिछले जनरेशन के जो औरतें उनको देख के उनको लगता है कि अरे मेरी माँ ऐसी थी तो मेरी बीवी भी ऐसी सिमिलर कहीं होगी, उस हिसाब से। लेकिन जिस तरह से जो पॉइज़न्ड एजुकेशन दिया गया है इंडिया में खासकर पिछले 20 सालों में, उससे महिलाओं जो लड़कियां हैं जिनसे आप शादी करने वाले हो, उनकी सोच पूरी तरह से डिफरेंट है, बहुत ही अलग है आपके माँओं से। तो आप सबसे पहले तो वो एक्सपेक्ट मत करना, मैं कहूँगा लड़कों को। और दूसरी बात कैसा है कि जो मेन चीज़ क्या है इसमें कि लड़कों को सिखाया जाता है कि आपको लड़कियों को रिस्पेक्ट करना है। बाहर मतलब एजुकेशन वो सिखाती है, घर पे ये भी सिखाते हैं रिस्पेक्ट तो करना ही है, तुम उनके प्रोटेक्टर प्रोवाइडर हो क्योंकि तुम उनके करता संवरता हो, तुमको कमा के लाना है, उनको उनकी रक्षा तुम्हें करनी है। ये लड़कों को सिखाया जाता है, पर लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम एज एन इंडिविजुअल, तुम औरत हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो करके। तो जो शिज़्म में बोलते हैं कि ये अलग सोच दोनों की इस तरह से बनी रहती है, तो जब वो साथ में आएंगे तो फिर ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो अगर आगे जाना है क्या है तो फिर क्या करना है? सबसे पहले अगर लड़की कोई शादी का प्रस्ताव आया हो तो लड़कों को सबसे पहले ये सोचना है उनका बैकग्राउंड चेक, जो घर वाले बड़े-बूढ़े कहते थे कि लड़की का परिवार कैसा है देख लो। तो मैं तो कहूँगा इसमें सबसे पहले देखो अगर कोई उनका हिस्ट्री कैसा है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से उन्होंने मैनेज किया है। बिकॉज़ आज हम कोई ये नहीं सोच के शादी करता है कि मेरा डिवोर्स होगा, यही सोचता है कि सब ठीक होगा। लेकिन अगर समझो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस परिवार का क्या हिस्ट्री है, ये कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने किस तरह से रिज़ॉल्व किए हैं। या तो उन्होंने डिवोर्स लिए होंगे या फिर उन्होंने साथ में लाया हो। डिवोर्स भी लिया है तो किस तरह से लिया है? और इनका इनका अगर जो लड़की है आपसे शादी कर रही है वो किस लिए कर रही है? वो परिवार बनाना चाहती है या फिर उसको ऐसा लगता है कि चलो अब हो गया, अब बाकी कुछ रहा नहीं ज़िंदगी में तो मैं शादी कर लूँगी और जो पति होगा वो मेरा ख़्याल रखेगा, वो कमाएगा और मैं खर्च करूँगी। तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर एक बार शादी हो जाती है तो मैं कहूँगा कि
उससे पहले भी, शादी से पहले लड़कों को अपने होने वाली लड़की को वाइफ को कहना है कि आपके जो नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, वो एक बार फ्रेमवर्क बना लो कि मैं इसको तो मैं, अगर तुम कुछ भी करोगी तो मैं सहने वाला नहीं। तुम बाहर इस जो दायरा है, दायरे के बाहर तुम जो करती हो शायद मैं मान भी लूँ, कुछ कई बार तो ऐसा होता है कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, मैं उसको मान भी लूँ। लेकिन जो मेरे नॉन नेगोशिएबल्स हैं, वो मैं कभी हिलूँगा नहीं। एंड अगर तुमने उसके ऊपर हाथ कर दिया तो फिर बुरी फँसी तुम। ये एक दायरा जब आप बना लेते हो, तो उसको भी पूछो कि तुम्हारे क्या नॉन नेगोशिएबल्स हैं? और एक बार ना आपके दोनों के नॉन नेगोशिएबल्स मिल रहे हैं, देन मेरे हिसाब से लोगों को सोचना भी चाहिए शादी का। तो अमित जी, आपने काफी अच्छा चीज बताया कि जो भी अनमैरिड है वो शादी के पहले एक बार फैमिली का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें, और जो उनके टर्म एंड कंडीशन, मतलब मीन्स जो भी एक सिचुएशन रहे, एक दायरे के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। और जब वो ये सब चीजें शादी के पहले ही हमें बात डिस्कस कर कर लें, लेना चाहिए। सही है। और ऑल्सो लीगल लॉज़ किस तरह से वर्क होते हैं, वो तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि लॉज़ क्या हैं, और अगर तुम इन केस फँस भी गए तो किस तरह से फाइट करना है। और डरना नहीं है, क्योंकि सुसाइड का जो हम सुसाइड हेल्पलाइन चलाते हैं, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है, पुरुषों को, कि भाई मेरा कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं है अभी ज़िंदगी, और मेरे ऊपर तो एफआईआर हो गया, कभी मेरी ज़िंदगी में हमारे खानदान में कोई पुलिस नहीं गया था और मुझे जाना पड़ रहा है एंड ऑल, मेरे माँ-बाप को तकलीफ होगी। ये सब नहीं सोचना है, सॉल्यूशन निकालेंगे। बहुत सारे लोगों ने सॉल्यूशन निकाल भी लिया है उसका, मतलब फाइट करके विन करके आते हैं, तो फिर अगर आ भी गया तो चिंता नहीं करनी है। या अमित जी, जैसा आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया है, पुरुषों के लीगल काफी समस्याएं हैं, उनके लिए कोई कानून ऐसे स्पेशली नहीं है कि जो उनको सपोर्ट करे। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर आपको मौका दिया जाए, या फिर आपका प्रश्न अगर मैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करूं, तो आप कानून के अंदर क्या बदलाव चाहोगे? ये देखिए, सबसे पहले कानून के अंदर तो मेजर थिंग ये आना चाहिए कि अगर समझो कोई प्रूव हो चुका है कि उसने झूठा केस किया है, किसी पर भी, हम सिर्फ पुरुषों की भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी पुरुष ने दूसरे पुरुष पर, या किसी पुरुष ने दूसरी महिला पर भी अगर किया हो झूठा केस, तो झूठे केस करने वालों को सजा दीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लॉज हैं, बने हुए हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि समानता लाना है, तो समानता, जब हम औरत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि हम कानून लाएंगे, उस हिसाब से समानता आएगी। तो सेम थिंग पुरुषों के लिए भी कीजिए। डोमेस्टिक वायलेंस लॉ, इसको हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। रेप लॉज, मोलेस्टेशन, स्टॉकिंग लॉज, जो 354 बी का पैकेज है, वो सारे जेंडर न्यूट्रल बनाने चाहिए। और बाकी जो कस्टडी वगैरह जो इश्यूज आते हैं, वो उसमें 50% कस्टडी इमीडिएटली डिक्लेयर होना चाहिए कि सेपरेशन अगर हो गई पति पत्नी की, तो बच्चे इसमें ना पिसे, इसके लिए उनके पास दोनों का प्यार जाए, उनका दोनों का एक्सेस मिले, इस हिसाब से उनको 50% कस्टडी पहले ही डिक्लेयर हो जाए, बाद में बाकी सारी चीजें, डिवोर्स होगा नहीं होगा और कैसे होगा, उसकी कैलकुलेशन। या अमित जी, काफी आपने अच्छा बताया। और मीन्स जो जो लॉ हो, जो लॉ है हमारा, वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, वो स्पेसिफिक किसी एक जेंडर को लेके नहीं होना चाहिए। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक मुंबई से बिलोंग करते हैं और फेक केस के शिकार हैं, या मेंस राइट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको अमित जी और इनकी टीम से जरूर मिलना चाहिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वास्तव एनजीओ की वेबसाइट ऐड कर दूंगा, आप इसका लाभ ले सकते हैं। वास्तव एनजीओ की वेबसाइट www.vaastav.org है। प्रोग्राम के अंत में मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि अमित जी की बातों पे विचार करें, ताकि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके और सुंदर समाज का निर्माण हो सके। अंततः अमित जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच हैविंग हियर। और हेल्पलाइन नंबर भी है 8882498498 8882498498।